जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और बहुत ही खास सत्संग है। महाराज की पुरानी संगत अर्चना श्रीवास्तव आंटी का बहुत ही भावपूर्ण सत्संग आंटी के हमेशा होते हैं। आप सभी संगत से रिक्वेस्ट करूँगी, संगत जी इस सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि सत्संग ना सिर्फ हमारी दवाई है, वो हमारी ब्लेसिंग भी है। न जाने कौन सी संगत को सत्संग के माध्यम से महाराज उनके जवाब देते हैं। चलिए सुनते हैं अर्चना श्रीवास्तव आंटी का सत्संग। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम सारी प्यारी सारी सात संगत जी को नमस्कार। जय गुरु जी एंड इट्स सो गुड टू बी बैक। गुरु जी महाराज के पास जाते ही तब हैं जब हमारे सारे कार्मिक अकाउंट्स, सारे कार्मिक बैलेंसेस, एक तरह से वो पूरा खाता जो है हमारे कर्मों का, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। क्योंकि इतने बैगेजेस हमारी सोल के ऊपर होते हैं, इमोशनल बैगेजेस पिछले कर्मों के, पिछले जन्मों के, और कहीं ना कहीं ये सब गुरुजी महाराज जानते भी हैं, ना सिर्फ जानते हैं बल्कि वो पूरा हमारा प्रोटेक्शन, संरक्षण कर रहे होते हैं। तो शुरू से शुरू करती हूँ, जैसा गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे, शॉर्ट विच सुनाई। तो शॉर्ट विच तो रहेगा, कोशिश रहेगी, और साथ में शुरू से सुनाते हैं। हालांकि कितनी भी बार सत्संग को सुनाते रहे, लेकिन अपने को ही लगता है कि अरे ये भी तो हुआ था, या ये भी तो था, गुरुजी ने तो ऐसे भी कहा था, या ऐसे किया था, या ऐसे महसूस हुआ था। वो पता है, ऐसे वो लेयर्स हैं, लेयर्स। इट्स लाइक वेरी कंडेंस्ड एनर्जी फील्ड। जैसे एक एटम के अंदर इतनी सारी परमाणु ऊर्जा छुपी होती है, इतनी एटॉमिक शक्ति छुपी होती है, और वो देखने में इतना छोटा सा होता है, वो एक डायनेमो होता है। उसी तरह से गुरुजी महाराज का दरबार और वो सत्संग, उसमें इतनी लेयर्स होती हैं, इतनी सारी लेयर्स होती हैं कि हम खुद कभी कभी वो सारी लेयर्स हम देख ही नहीं सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि जैसे काशी है, वाराणसी, तो किसी के लिए वो सिर्फ एक धार्मिक क्षेत्र है, और किसी के लिए वो सब कुछ है, शिव की नगरी है, वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा है। वैसे ही गुरु जी का दरबार है, वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा, उसकी इतनी परतें हैं कि हम उसको कभी पूरा ना पार नहीं पा सकते। इसीलिए गुरु जी महाराज कहते थे, बस आते रहो और दिमाग मत लगाओ, अकल बाहर छोड़ के आओ, क्योंकि हम समझ नहीं सकते। सो एनीवे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, हम लोग 2003 में गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया था, क्योंकि हम नए नए शादी होके आए थे यूके से, वहाँ थोड़ा रह के, और हमारी गुड़गांव में हमने डीएलएफ में घर लिया। वहाँ पे हमारी नेबर हुड आंटी थी, भाटिया आंटी जी, उषा भाटिया आंटी जी, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी के पास पहुंचाने का इस जन्म में माध्यम वही बनी, उनके थ्रू ही गुरुजी ने बुलवाया। तो वहां पे मैं बिल्कुल नई नई थी, बिल्कुल, तो किसी को जानते नहीं, कुछ नहीं। गुड़गांव उन दिनों ऐसा था भी नहीं जैसा आज है, वे बैक इन 2003। तो बस एक पड़ोस में मुझे एक अच्छा सा उनका सैलून और बुटीक था, तो बस थोड़ा जाना शुरू कर दिया, और वहां पे पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। उसके पहले की मेरी जर्नी में कई बार शेयर कर चुकी हूँ। आई बिलोंग टू प्रयागराज, जहाँ मेरा जन्म हुआ, पवित्र प्रयाग भूमि पे। एक तो भारत भूमि, ऊपर से प्रयागराज, इससे बढ़ के और सौभाग्य क्या हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। और प्रयागराज में पलना बढ़ना अपने आप में एक ऐसा, एक तरह का एक, आप एक एनवायरनमेंट में कह लीजिए पलते हैं, जिसमें कि ये सब, इट यूज टू बी अ नॉर्मल डिनर टेबल टॉक इन आवर हाउस, टॉकिंग अबाउट महावतार बाबा जी, डिस्कसिंग द स्पिरिचुअल फिलोसफीज, एंड ये सारी चीजें आपकी एवरीडे कॉन्वर्सेशन होती हैं, बिकॉज माई डैड वॉज ऑल्सो क्रिया योगी, एंड दैट टू वेरी स्टॉन्च वन। तो मेडिटेशन, और घर में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी हमेशा से देखी, पढ़ी, और हाई स्कूल से ही मेरे फादर ने मुझे इनिशिएट भी कर दिया क्रिया योग में। तो एक ऐसा माहौल था जिसमें
अपने आप ही वो होता गया ऑटोमेटिकली, एकदम ऑटो पायलट मोड में। एक वो जो पर्सनालिटी बनती है किसी भी बच्चे की, एक फाउंडेशन ईयर्स होते हैं फॉर्मिंग पर्सनालिटी, वो वैसे ही बनती चली गई उस वातावरण में। और मेरे अंदर से बहुत बहुत क्यूरियोसिटी थी, बहुत झुकाव था महावतार बाबा जी को लेके, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ पढ़ के बड़े हुए, तो हमेशा से मन में रहता था कि वो खोज, क्योंकि बाबा जी कहीं तो हैं तो मुझे भी मिलेंगे, ये क्वेस्ट हमेशा थी। और उसके चलते वो कुंभ मेला हो चाहे कहीं भी, बस एक तलाश हमेशा रहती थी। एंड ट्रस्ट मी, जब गुरुजी महाराज ने अपने पास बुलाया तो उनकी दिव्य दृष्टि जो है, आ, कह सकते हैं कि कभी भी गुरुजी महाराज को आप सीधे तो देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी जो नजरें हैं वो अगर आपको एक क्षण के लिए भी आपसे आई कांटेक्ट हो जाए उनका ना, तो फिर आपको एक दूसरी ही जैसे दुनिया के द्वार खुल जाते हैं, एक दूसरे पोर्टल में आप चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं एक दूसरे एनर्जी फील्ड में। द सेम हैपेंड विद मी, वेरी प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। मैंने कई बार शेयर भी किया है, बट एवरी टाइम आई रिकलेक्ट दिस एक्सपीरियंस, मुझे खुद को एक डिफरेंट एनर्जी का एहसास होता है, क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज देयर, लाइक वी आर ट्रांसपोर्टेड बैक इन टाइम। तो उस एनर्जी फील्ड में, गुरुजी महाराज के ऑरा में, उस जगह पर, उस टाइम में वापस जाना, जैसे गुरुजी महाराज के लिए भी टाइम इज ऑलवेज सर्कुलर, कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमारे लिए होता है लीनियर, बट उनके लिए तो कहीं से भी वो देख लेते हैं कि आपका पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है। तो उसी तरह से तो मेरे महावतार बाबा जी की खोज, द सर्च फॉर डिविनिटी एंडेड देन एंड देयर इन फ्रंट ऑफ गुरुजी महाराज। एंड ऐसा भी नहीं है कि मुझे बहुत कोई इसके लिए एफर्ट करना पड़ा हो, इट वॉज सो स्मूथ, सो स्पॉन्टेनियस, जस्ट लाइक दैट, एक नजर, एंड आई फेल्ट लाइक आई हैव कम होम, दिस इज माई होम कमिंग। जब गुरुजी महाराज के पास जाना शुरू किया, सो उसके बाद 2003 में गुरुजी महाराज का दरबार सबको पता है एम्पायर स्टेट में लगता था। 4 days जो होते हैं, थर्सडे टू संडे गुरुजी का दरबार होता था। और उन दिनों में गुरुजी महाराज अपना पूरा जो एक ब्लेसिंग का पूरा भंडार खोल देते थे, क्योंकि जब पहले शब्द वाणी चलती थी और जो भी गुरुजी के सिलेक्टेड शब्द हैं, हैंड चोजन है, बार बार वी कीप एम्फसाइजिंग ओवर एंड ओवर अगेन ऑन दिस, कि प्लीज वही शब्द चलें, प्लीज वही शब्द चलें जो गुरुजी महाराज ने हैंडपिक किए हैं। इवन रागी, गुरुजी महाराज तो रागी तक को कितना पर्टिकुलर थे रागी जी के लिए भी, कि एक अगर शब्द है, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। अब ये शब्द इतना सुहाना शब्द है, गुरुजी के सामने बैठ के सुनते थे, सारी संगत झूमने लगती थी, मतलब अंदर से वो आनंद की लहरें उठने लगती थी। आप सोच सकते हैं कि गुरुजी महाराज सामने बैठे हैं और वो अंदर से हिलोरे मार रहा है, मन बिल्कुल आनंद की लहरों में, कि इन्हीं की कृपा के सजे हमें। लेकिन उसका एक दूसरा भी वर्जन है, अगर वो सुनेंगे तो मुझे कभी भी, एटलीस्ट आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, मुझे कभी भी वो फीलिंग नहीं आती। और जहां वही शब्द चला कि इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, वो जो गुरुजी के सामने वर्जन चलता था, तो अपने आप मन में वही आनंद जो है फिर से हिलोरे मारने लगता है, वापस आ जाता है। तो ये इसलिए रागी भी जो गुरुजी ने ब्लेस किए हैं, वही रागी और वही शब्द वो चलते हैं ना, तो वो पूरा समय वापस आ जाता है, वो पूरा समा वापस आ जाता है। तो गुरुजी के सामने जब शब्द चलते थे, गुरुजी महाराज बिल्कुल ट्रांस लाइक स्टेट में बैठे रहते थे। कभी ऐसा नहीं था कि उस समय उन्होंने किसी से बहुत ज्यादा कुछ इंटरैक्ट किया हो, क्योंकि ऐसा नहीं था कि संगत सारी एक टाइम पे ही आ जाती थी। लेट मी टेल यू, बहुत से लोग बाद में भी आते रहते थे। तो जब संगत लग जाती थी और सब बैठ जाते थे एकदम डिसिप्लिन्ड वातावरण में, दैट टू सेल्फ डिसिप्लिन, कोई ऐसा नहीं था कि सेवादार अंकल को बार बार किसी को टोकना पड़ रहा हो, या सिंगला अंकल और उनको कक्कड़ अंकल को कि आप ऐसे नहीं, ऐसे करो, या इधर नहीं इधर बैठो, एक बार बस बोल दिया हल्के से। तो एक्चुअली तो सेवादार अंकल एंड आंटीज ऑल्सो दे यूज्ड टू टॉक इन विस्पर्स, एकदम धीरे से बात करते थे बिल्कुल, और सारी संगत भी।
तो बिल्कुल एकदम सेल्फ डिसिप्लिन मोड में सब बैठ जाते थे, और कोई भी फिर आ रहा है तो चुपचाप आके जैसे दरबार है, नीचे सीढ़ियां 3 उतर के 3-4, और आता था हाथ जोड़े हुए, और गुरुजी महाराज के सामने आके उनके सामने मत्था टेक के, और वापस जहां जगह मिले, और सेवादार अंकल हाथ के इशारे से गाइड कर देते थे, ऐसा भी नहीं कि बोल रहे हैं, उनको वहीं पे चले जाते थे, वहीं बैठ जाते थे। कहीं कभी आगे जगह मिले, कभी ऊपर, कभी बाहर बरामदे में। कितनी कितनी बार तो हम लोगों के साथ भी यही हुआ कि हम जाते थे और जैसे ही इशारा होता था बाहर बरामदे में बैठने का, हम बैठ जाते थे विदाउट इवन अ सेकंड थॉट। और कभी कभी तो बाहर जो वरांडे में बैठते थे, जब सर्दियों के दिन होते थे तो उनको दोबारा चाय प्रसाद मिलता था। दैट वाज एक्स्ट्रा बेनिफिट और ब्लेसिंग, कप ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी महाराज, कि बाहर सर्दी में बैठे हुए हैं, लेकिन ट्रस्ट मी कोई सर्दी गर्मी लगती नहीं थी गुरुजी के सामने, कुछ भी नहीं। ऐसा कोई, मुझे तो नहीं याद है कि मुझे कभी बहुत ज्यादा ठंड का एहसास हुआ हो या बहुत गर्मी लग रही हो गुरुजी महाराज के ऑरा में, उनके साथ, उनके उस एनर्जी फील्ड में, द सेम room, being in the same room with him, breathing the same air. That was a huge privilege and huge blessing. और ये ऐसा नहीं है कि उसी समय के लिए है, संगत के लिए, ये अभी भी तो गुरुजी महाराज तो है ही। ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ उस समय था, महाराज तो कहीं गए ही नहीं है। लेकिन हाँ, उस समय की जो एक अलग सी यादें हैं, एक स्मृतियां हैं, वो तो खैर दैट्स लाइक ट्रेजर, वो कहीं भी कहीं नहीं जा सकती। nobody can take it away from us and nobody can change that. तो वो तो है ही। तो गुरुजी के पास जाने हमने शुरू कर दिया। एंड सिंस आई एम स्पीकिंग अबाउट द वेदर पार्ट, से यही गुरुजी महाराज करते हैं कि आपको सत्संग जब शेयर करना होता है तो सब कुछ बस उनके हाथ में होता है। वो बिल्कुल ऑटो पायलट मोड में फिर आपका दिमाग भी चलता है, और जबान भी, वाणी से भी, मन से भी, हर तरह से गुरुजी टेक्स ओवर द कंट्रोल, टेक्स चार्ज ऑफ यू टोटली। तो वैसे भी गुरुजी महाराज के पास जाते हैं तो गुरुजी एनीवे ही टेक्स चार्ज एंड टेक्स कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। हमारे जितने भी एनीथिंग अबाउट अस, ऑल आवर लाइव्स, सब कुछ गुरुजी महाराज ही टेक्स चार्ज ऑफ अस, एंड देन ही रीराइट्स आवर डेस्टिनी, ही चार्ट्स द कोर्स ऑफ आवर लाइफ्स। क्योंकि अब जो है वो हमारा नहीं है, वो गुरुजी का है। सब कुछ अब जो करेंगे वो गुरुजी ही करते हैं, जो करवाना चाहते हैं वो गुरुजी वो हमसे करवाते हैं। अब ये इस तरह से हमारी जिंदगी चलती है। एक, जब हम समझते थे कि हम बहुत पूजा पाठ कर लेंगे तो हम भगवान को खुश कर लेंगे और कितना कुछ हम अचीव कर लेंगे। एक, जब अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, नथिंग रियली मैटर्स। क्योंकि मुझे एटलीस्ट पता है कि जो करवाना है गुरुजी करवा लेंगे, जहां भेजना है गुरुजी भेज देंगे, जो जिससे जो भी काम करवाना है, इंस्ट्रूमेंट, पपेट, जो भी कहिए, वो गुरुजी करवा लेंगे। तो वेदर के लिए मुझे एक अपना सत्संग याद आ रहा है कि हम लोग ऐसे ही सेड वी मूव्ड फ्रॉम यूके, और बाद में भी गुरुजी महाराज के पास जाने के बाद भी एक बार हम फिर से वापस लंदन चले गए। तो 4-5 महीने के लिए फिर लंदन में रह के वापस आए, तो फिर से आ गए। और उन दिनों जस्ट हल्की हल्की सी ठंड थी दिल्ली में, इतनी भी ज्यादा नहीं थी, लाइक आई थिंक इट वाज अप्रैल समथिंग, और अप्रैल का ऐसा बहुत ठंड नहीं थी। बट द डे वी केम बैक, उसी दिन हम गुरुजी के पास गए, तो आई बॉट डेनिम जैकेट फ्रॉम लंदन का एक स्टोर से, और वो मैंने उसी दिन निकाला, ब्रांड न्यू जैकेट गुरुजी के सामने पहनने के लिए। समहाउ गुरुजी के पास जाना अपने आप में एक ऐसा इवेंट होता था ना, फेस्टिवल लाइक बिल्कुल फीलिंग। क्योंकि शुरू में तो मैं फर्स्ट ट्रस्ट मी व्हेन आई वेंट टू गुरुजी, मैंने सोचा कि पूजा पाठ वाली जगह है तो बहुत ही कोई सिंपल टाइप का, कुछ अच्छा साधारण लेकिन साफ सुथरा सिंपल कपड़े पहनने चाहिए। नहीं, वो वेरी लाइक सिंपल कॉटन सूट, वो जयपुर बांधनी वाला जो बंदेज वाले सूट होते हैं, आई स्टिल रिमेम्बर दैट। एंड आई वेंट देयर एंड आई वाज लाइक
फ्लैबरगास्टेड कि सारी आंटियां तो बिल्कुल लश्कारे मार रही हैं यहाँ पे। और इवन मुझे लगा कि यहाँ ऐसे आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कोई फ्लैशी या बहुत फ्लैम्बोयंट तरीके से लोग आते हैं। अच्छे नाइसली ड्रेस अप होके, नाइसली, लाइक यू आर डूइंग समथिंग स्पेशल, लाइक यू आर गोइंग समवेयर स्पेशल, इट वाज लाइक दैट। क्या आप अच्छी तरह से, क्योंकि गुरुजी महाराज भी तो इतने रॉयल, लाइक उनका पहला जब वो चोले में दर्शन हुआ था, ओ माय गॉड, ऐसा ही ऑलवेज से शहंशाहों के शहंशाह, बिल्कुल जैसे इतने रॉयल एंड रीगल, लाइक आप बता नहीं सकते, ऐसा उनका वो भव्य विराट स्वरूप ऐसा था उनका। तो इसीलिए, और मुझे लगता है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि बहुत ज्यादा डेकअप होके जाना है, बट या गुरुजी महाराज की संगत बहुत अच्छी तरह से आती थी, बिकॉज दैट्स हाउ महाराज लाइक्ड इट। उनकी संगत, उनके सब जैसे माँ बाप को लगता है, उसी तरह से गुरुजी महाराज भी हम सबको बहुत अच्छी तरह से देखना चाहते थे। तो उस दिन मैंने वो डेनिम जैकेट पहनी, क्योंकि हल्की ठंड थी। और जब गुरुजी के यहाँ जाते थे तो ऑल माय प्रेगनेंसी आल्सो, व्हेन माय डॉटर आई कंसीव्ड 2004 एंड शी वाज बोर्न इन 2005, पूरी प्रेगनेंसी में इतनी ठंड में मैं एम्पायर स्टेट के गेट पे गाड़ी हम लोग सब खड़ी करते थे और वहां से वॉक करके जाते थे। ओ माय गॉड, वो दिल्ली की एकदम बोन चिलिंग ठंड, इतनी ठंड लगती थी उस समय कि बिल्कुल लगता था कि हड्डियों तक बिल्कुल ठंड जा रही है। और जैसे ही पहुंचते थे दरबार के आसपास, वो ऑरा इतना वार्म हो जाता था, ट्रस्ट मी, इट वाज लाइक अ कोकून। इस हम उसमें एकदम एनगल्फ्ड हो गए हैं, उस वार्मथ में, उस ऑरा में। और फिर लौटते समय कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ठंड लग रही है। ये एक ऐसा मिरेकल था जो विच वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो उस दिन भी मैंने वो जैकेट पहनी और गुरुजी के सामने गए। और अ, वही है ना कि गुरुजी टेलीपैथिकली आपसे बहुत बात करते हैं, भले ही आपको ऐसा लगे कि वर्बल कम्युनिकेशन, सी वर्बल कम्युनिकेशन इज वे ओवररेटेड, बहुत उसको महत्व दिया गया है, जबकि उसका ऐसा कुछ भी रोल नहीं होता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में पढ़िए तो एक पूरी दुनिया है जहाँ पे सिर्फ टेलीपैथी से बात होती है। और somehow with गुरुजी's ग्रेस वो टेलीपैथी और ये सब कॉन्सेप्ट, ये they were not new to me because of course I grew up in that environment and I read autobiography of a yogi कई बार गुरुजी के आने के पहले गुरुजी महाराज के सामने। तो एक ये एहसास तो था ही, भले ही प्रैक्टिकल नहीं था, थ्योरेटिकल था, लेकिन पता था कि ये होता है। एंड गुरुजी महाराज ने उस समय भी जब मैंने मथा टेका, बाउट डाउन, एक उनकी हल्की सी निगाह पड़ जाती थी। वो एक हल्की सी निगाह जो उनकी पड़ती थी ना, तो बस उसमें आपका दिन बन जाता था। लेकिन देख लेते थे गुरुजी, बस उतना ही बहुत था। एक नजर देख लेते थे, बस उतना बहुत था। तो एनीवे, नथिंग एल्स हैपेंड। ठीक है, सारा कार्यक्रम हुआ, शब्द बाणी सुनी, लंगर प्रसाद खाया, मत्था टेका, आज्ञा ली, नथिंग, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा कुछ अलग हुआ हो। और जैसे ही बाहर निकले एम्पायर स्टेट से और कार की तरफ वॉक करना शुरू किया, तो वो तो अब मुझे लगता है वो तीर्थ यात्रा से कम नहीं होता था। वो जो एक फासला तय होता था, वो फासला तो किसी भी तीर्थ से कम नहीं था, गुरुजी महाराज तक जाने का और वहां से फिर वापस आने का। और उसी दौरान कई सारे सत्संग भी शेयर होते थे, जो भी संगत चल रही होती थी साथ में कोई ना कोई सत्संग शेयर करता था। और किसी चीज से हमें कोई मतलब ही नहीं रहता था कि पूरी दुनिया में और हो क्या रहा है। सिर्फ और सिर्फ जैसे एक वो होता है ना, कोर ऑफ योर लाइफ, सेंटर ऑफ योर लाइफ, फोकस पूरा गुरुजी महाराज पे, एंड सब कुछ उसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड हिम। तो हम जा रहे थे और अचानक हल्की सी ठंड का एहसास हुआ, कार तक एकदम पहुंचने ही वाले थे, और मैंने आदतन जैकेट के पॉकेट में अपने हाथ डाल लिए गर्म करने के लिए। एंड लो एंड बिहोल्ड आई टच्ड समथिंग, कुछ मेरे हाथ में लगा। तो मैंने सोचा ये तो मैंने नई जैकेट आज पहनी है, इसमें तो कुछ मैंने रखा भी नहीं है, तो ये क्या है, सम पेपर समथिंग। और मैंने निकाल के जब देखा उसी रात के अंधेरे में, देयर वाज अ इंडियन करेंसी का नोट, बिल, इंडियन करेंसी में एक नोट।
एंड हम जस्ट यूके से उसी समय लौटे थे, हमारे पास इंडियन करेंसी थी भी नहीं, हमें निकालनी थी और मैंने उसमें रखा नहीं था। और वो एक गुरुजी का तरीका था, एक बस एहसास था, बस यूं ही, जस्ट लाइक दैट। तो ये एक इसलिए मैं बता रही हूँ कि देयर आर सो मेनी वेज गुरुजी shows his love. He expresses his affection towards you, his acceptance for you, and totally non-judgmental, unconditional love for you. Because this is pure love, nothing else. Guruji's head to toe, just love. Only love can be this pure, nothing else. अगर ईश्वर को जानना है तो गुरुजी महाराज ईश्वर हैं, और मैंने कहीं ईश्वर का कोई भी एहसास नहीं किया। आई कैन से दिस मच, गुरुजी महाराज ईश्वर हैं, ये मेरी रूह को पता है। और इसमें कहीं हम कोई रैशनलाइज नहीं कर सकते इस चीज को कि लोग पूछें आपको कब ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज ईश्वर हैं। नो, आई कांट टेल, लाइक आई कैन नॉट इवन रैशनलाइज, आई कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट, आई जस्ट नो, मुझे बस पता है। जैसे यू डोंट हैव टू बिलीव इन सन और मून, वो पता है आपको कि सन है इसलिए धूप निकली हुई है, इसलिए सब पृथ्वी चल रही है। सेम विद योर पेरेंट्स, यू नो इट्स योर मदर एंड फादर, you just know. So that's how the soul knows. You don't have to believe or trust, you just know. तो उस तरह से गुरुजी महाराज आपको कनेक्ट करते हैं अपने से। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा, वेरी क्लोज टू माय हार्ट ऐसा वाला सत्संग है, जिसमें कि गुरुजी महाराज मुझे आज तक मेरे को लगता है कि वो कैसा एक, कितना प्यारा एक क्षण था। और इसी की तरह कितने ऐसे क्षण इस जर्नी में आए और आते ही चले गए, और अभी तक ऐसा नहीं है कि नहीं है, अभी तो और भी ज्यादा। आप कभी भी गुरुजी महाराज के अंदर से आपको एक बार भी ख्याल आता है अगर, तो उसी समय आपको वो फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं मैच हो जाती है, और कुछ ना कुछ जरूर होता है। अभी मैं रिसेंट बताती हूँ, वी वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड न्यू मैक्सिको हियर। एक जगह है, ड्राइव करके अच्छी सुंदर जगह है, काफी लाइक वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड वेरी एन्चेंटिंग एज वेल, एंड वेरी स्पिरिचुअल एक्चुअली। तो गुरुजी महाराज ही डिसाइड करते हैं, एंड वहां पे एक आश्रम जैसा है टाओस में, एंड इट्स अ स्की वैली एंड वन आश्रम। सो वी वेंट टू द आश्रम। हनुमान जी का मंदिर है, बाय द वे, कुल देवता हमारे इलाहाबाद के और हमारे हनुमान जी हैं, ऐसा लगता है। तो वहां पे मैंने जैसे ही हनुमान जी को मत्था टेका, और मैंने मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करके गुरुजी को याद किया, और जैसे ही गुरुजी को याद किया, वहां इतना सुंदर सा एक पीकॉक मोर आके ऐसे बैठ गया, बिल्कुल वो हटने को तैयार नहीं, जैसे लग रहा था कि वो बस दर्शन देने के लिए बैठ गया वहां पे, और आ गया और आराम से बिल्कुल बैठा हुआ है ऐसा। तो वो बस आप फील करते हैं, वो सारी चीजें आप बस फील, आपकी आत्मा से, रूह से महसूस करते हैं। उसको आप किसी शब्दों में नहीं बता सकते, उसको आप कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट आप महसूस कर सकते हैं, बिकॉज योर सोल ऑलवेज नोज। आपकी रूह को हमेशा पता होता है कि वो किससे कनेक्टेड है। और गुरुजी महाराज तो सिर्फ रूह को ही देखते हैं ना, मैं सिर्फ तुम्हारा भांडा देखता हूँ, तुम्हारा भांडा देखता हूँ। गुरुजी महाराज ने एक बार कहा, जब गुरुजी गड़वी ब्लस करके देते थे, गड़वी तांबे का लोटा, 2 बार मुझे गुरुजी के पवित्र कर कमलों से वो मिला। और एक बार किसी संगत को गुरुजी महाराज ने मेरे सामने हाथ के इशारे से थोड़ा नाराज होके जाने के लिए कहा, जब वो गड़वी लेके आए थे और मैं पीछे लाइन में खड़ी थी, और जैसे ही वो मुड़े, गुरुजी ने थोड़े गुस्से में कहा, काली गड़वी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी? तो काली गड़वी में ब्लेसिंग तो नहीं जाएगी, गड़वी को तो साफ करके मांझ के रखना पड़ेगा, तभी गुरुजी की ब्लेसिंग जाएगी। ये है गुरुजी महाराज का हुक्म। और वो गड़वी हम सब हैं, हम सबकी आत्मा है, हमारी रूहें हैं, जिन्हें गुरुजी मांझ के
चमका के साफ करते हैं, फिर हम जाते हैं बाहर, फिर गंदा करके आते हैं, फिर गुरुजी हमें मांजते हैं। ये चलता रहता है अनवरत सिलसिला। इसलिए गुरुजी महाराज का जो दरबार था उसमें ये नहीं था सिर्फ कि सब कुछ जो आंखों से दिख रहा है वही सच है, या कई बार गुरुजी पिक्चरों के माध्यम से भी बड़ा बढ़िया मैसेज भी देते हैं अपना। और तो एक मूवी थी उसमें एक आई थिंक सलमान खान की, तो उसमें था कि मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना, मैं दिल में आता हूँ दिमाग में नहीं। एंड दैट वाज सो एप्ट फॉर गुरुजी कि गुरुजी दिल में तो आते हैं दिमाग में नहीं, इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो एक मुझे एक किसी मूवी का ही डायलॉग था कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। ये गुरुजी के लिए इतना सही है ना कि गुरुजी ने अगर आपको कुछ बोल दिया तो वो तो होना ही है, और जो नहीं बोला वो तो डेफिनेटली होना है। तो गुरुजी की कितनी सारी ब्लेसिंग्स तो अनसीन और गुप्त ब्लेसिंग्स होती हैं। जो गुप्त ब्लेसिंग्स होती हैं वो सिर्फ आप और गुरुजी जानते हैं। इवन योर इनर ट्रांसफॉर्मेशन एज ह्यूमन बीइंग, लाइक हमारा सबका क्या ह्यूमन बीइंग होने के बाद क्या गोल है? सेल्फ रियलाइजेशन। लाइक आप मैस्लोस थ्योरी ले लो या कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ले लो, अल्टीमेट गोल तो वही है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो गुरुजी जो हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो भी तो हमारे ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा इवॉल्वमेंट हो रहा है, वी आर इवॉल्विंग एज सोल्स, वी आर finding our true purpose, which is self realization, self actualization। तो गुरुजी अंदर से भी पूरा हमको एक तरह से मांझते रहते हैं, हमारे हर हर लेवल पे। तो उसी तरह से गुरुजी के दरबार में भी जितने वो लेवल्स थे ना, वो स्पिरिचुअल, मेटाफिजिकल, ये सारे लेवल्स जो है वो कभी कभी गुरुजी महाराज उनकी मौज थी कि वो कभी कभी उसका एहसास कराते थे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता था कि यहाँ पे जो भी हैं, जैसे गुरुजी ने भी कहा था कि बड़े मंदिर के लिए कि जब तुम जाते हो तो लाइनें मत कट करो, जहाँ पे भी हो वहीं रहो, तुसी नहीं जानते हो तुम्हारे साथ में कौन देवी देवता खड़े हैं। और इवन लंगर के लिए, जब गुरुजी महाराज के सामने लंगर होता था कि तुम नहीं जानते हो तुम्हारे साथ कौन कौन देवी देवता भी लंगर खाते हैं, उसके लिए आते हैं। एक बार तो बड़े मंदिर में कोई फंक्शन था और गुरुजी ने बाद में पूछा था आंटी से कितनी संगत आई सी, उन्होंने कुछ नंबर बताया तो गुरुजी ने बहुत बड़ा नंबर बताया, नहीं इतने नहीं, इतने लाख आए थे। जबकि उतने तो उस समय मेजर फुटफॉल यूज्ड टू बी जस्ट 1000 2000, इससे ज्यादा तो बड़े मंदिर में फंक्शन में लोग ही नहीं होते थे। तो गुरुजी की गिनती तो सबके लिए होती है। तो उसी तरह से मुझे एक बार मैं और मेरे हस्बैंड विकास अंकल, हम लोग लंगर करके बाहर निकल रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि ये वो कोर मेमोरीज हैं जो आपके एकदम दे आर जस्ट इम्प्रिंटेड ऑन योर साइकी, लाइक इट्स ऑलवेज देयर, इट्स देयर। सो दो अंकल आपस में बात कर रहे थे जिनको मैंने दोबारा कभी नहीं देखा, कि गुरुजी ने कहा है चिंता मत करो, मैं अपनी संगत की रक्षा ऐसे करता हूं जैसे खजाने की रक्षा नाग देवता। Like, can you believe it's such a big reassurance for everyone कि गुरुजी हमको अपना खजाना समझते हैं और बोलते हैं, हमको अपना खजाना मानते हैं और हमारी रक्षा ऐसे करते हैं। मतलब वो कितना हमें प्यार करते हैं, अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं। इससे बड़ा क्या रिएश्योरेंस हो सकता है, इससे बड़ा क्या गुरुजी की तरफ से, जैसे गुरुजी ने कहा ना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज ऑलवेज, परपेचुअल, नेवर एंडिंग, फॉरएवर, कभी ना खत्म होने वाली, इस जन्म में और बियॉन्ड दैट ऑल्सो, क्योंकि ये सब कुछ तो उन्हीं का है, यहाँ भी और वहां भी। इसलिए सो ये इस तरह के भी ऐसे मोमेंट्स थे जबकि लगा कि ये इस दुनिया के ही नहीं हैं,
ये इस जगत में ही नहीं हो रहा है, ये कोई डिफरेंट पोर्टल है, डिफरेंट एक रेल्म है, वहां पे हो रहा है। और कुछ बड़े मजेदार भी क्षण होते थे। बहुत बहुत ही ज्यादा गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर तो सबको ही पता है। गुरुजी ने तो बहुत संगत को हमेशा ऐसे रखना, और स्पेशली ऑन योर बैड डेज, विच एवरीवन आई एम श्योर यूज्ड टू हैव, बिकॉज everyone came with some sort of problem or emotional baggage or whatever they were going through in lives, and गुरुजी महाराज के पास आते ही सब कुछ भूल जाता था कि आप क्या करने आए हो। कुछ गुरुजी से आपको पूछना था, और कुछ आपको, क्योंकि गुरुजी ऐसा आपको इस स्टेट, एक्सटेसी वाली स्टेट में इलेटेड ऐसे कर देते थे कि आप अपने सारी दुख तकलीफें दर्द सब भूल जाते थे। गुरुजी महाराज जो चोले पहनते थे, वो चोले की एक एक सिलवट में सारी संगत के सारी तकलीफें वो छुपा लेते थे, उनको ले लेते थे। हर दिन उनका जो चोला होता था, कोई, अब मैं देखती हूँ कई जगह चोलों का रंग बदल देते हैं लोग, तो मुझे बड़ा उससे तकलीफ होती है, क्योंकि गुरुजी के चोलों के जो कलर होते थे उनका भी बहुत इंपॉर्टेंस थी। ऐसे ही नहीं गुरुजी कोई भी कलर पहन लेते थे। जो गुरुजी ने कलर पिक किए पहनने के लिए कि इस दिन संगत को इस चोले में दर्शन देना है, जैसे गुरुजी ने शब्द वाणी के लिए बोला ना कि आज जो संगत आई है उसके लिए ये शब्द वाणी है, उनका मैसेज है, उनके लिए उनकी ब्लेसिंग है, उनकी सारी हीलिंग है। मतलब अप टू अ पॉइंट कि जब हम लोग दरबार में एंटर करते थे, अगर आपको शब्द कोई कानों में पड़ रहा है, आपके उस शब्द की लाइन, तो वो गुरुजी का आपको मैसेज है, आपकी जो भी क्वेरी है, डाउट है या प्रॉब्लम है, उसका आपके लिए जवाब है। तो उसी तरह से गुरुजी के चोलों का कलर, वो हर चोले का एक बहुत सिग्निफिकेंस है। जैसे एक वाइट चोला है गुरुजी का, जब माता जी का, आई एम श्योर सारी पुरानी संगत जी को पता ही है, जब माता जी का ये हुआ था काम, तो उसमें गुरुजी ने वो वाइट चोला पहन के, और वो जो थोड़ा सा अपना नीचे करके गुरुजी नीचे देख रहे हैं, उसका भी स्वरूप है। तो उसका भी तो सिग्निफिकेंस है ना, गुरुजी इज वेयरिंग वाइट। और इसी तरह हर दिन का जो गुरुजी के चोले का कलर होता था, उसका बहुत सिग्निफिकेंस था कि इस दिन की संगत के लिए ये आज का, उनका आज का प्रसाद है, आज की ब्लेसिंग है। गुरुजी जरूरी नहीं है कि अपने हाथ से ही प्रसाद देते थे तभी वो प्रसाद होता था, उनका दर्शन ही प्रसाद था। उनका उनका वहां पे जाना ही, गुरुजी के सामने मत्था टेकना ही प्रसाद था, दर्शन प्रसाद उनके सामने। गुरुजी के चरणों में मत्था कितनी बार टेका। और मैं जब अपनी प्रेगनेंसी में जाती थी, तो मैं देखती थी कि गुरुजी महाराज इतने काइंड हैं कि यूजुअली तो मैं पूरा ही मत्था टेकती थी ऐसे, पूरा ऑल माय प्रेगनेंसी आई वेंट, एंड थ्रू आउट गुरुजी के महाराज के सामने मत्था टेकती थी पूरा। और बाद में मैं देखती थी कि गुरुजी महाराज अपना एक चरण धीरे से ऊपर उठा लेते हैं, सो आई डिडंट हैव टू गो ऑल द वे डाउन टू बाउ डाउन, और उसी चरण पे मत्था रख के उनका वो आशीर्वाद ले लेते थे। तो गुरुजी महाराज जैसा और कौन हो सकता है, तो इतना प्यार करे अपनी संगत को, और कुछ भी नहीं, सिर्फ प्यार। और इसी प्यार के सहारे गुरुजी महाराज अपनी सारी संगत की जिंदगी इतनी अच्छी तरह से चलाते हैं। अगर हम उनको चलाने दें, अपना दिमाग नहीं लगाएं, तो देखिए फिर गुरुजी महाराज कैसे एक एक चीज का ख्याल करते हैं, हर हर मुश्किल से निकालते हैं, और हर तरह से साथ देते हैं। और कौन साथ देगा, इतना तो कोई भी नहीं देगा जितना गुरुजी महाराज साथ देते हैं। हर अप्स एंड डाउन्स में, लाइफ के हर सुख और दुख में, हर चीज में कोई अगर एक आपके साथ है तो वो गुरुजी हैं, और कोई नहीं है। ये दुनियावी रिश्ते तो सब यहीं रह जाते हैं। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना है, क्योंकि गुरुजी ने कहा सरेंडर। जब शुरू में गुरुजी के यहाँ गए तो ऑब्वियसली इतनी किताबें और ये सब ज्ञान तो है, लेकिन कोई प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। और यहाँ पे गुरुजी के यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा दरबार है, और गुरुजी महाराज कभी प्रवचन ही नहीं देते। तो जब प्रवचन नहीं देते तो पता ही नहीं है कि करना क्या है।
क्योंकि बाकी जगहों पे तो 10 कमांडमेंट्स की तरह से डूज एंड डोंट्स होते हैं। इवन कोई जो भी हैं, उस समय भी बहुत गुरु थे कि ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुरु जी के सामने जाना है, वहां बैठना है, शब्द वाणी सुननी है, लंगर प्रसाद खाना है, गुरु जी का दर्शन करना है, सब कुछ उसी में है। सरेंडर। तो जब कुछ भी नहीं करना होता है तो ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि कुछ करने को अगर बोल दिया जाए, मंकी माइंड उसको काम मिल जाता है कि इतने मंत्र का जाप कर लो और ये कर लो और ये कर लो, तो उसको तो काम मिल जाता है, वो फोकस होकर अपना करेगा, उसमें लगा रहेगा। जब कुछ नहीं करना है तो ज्यादा प्रॉब्लम है। और यही एग्जैक्टली था। गुरुजी कहते पहले तुम खाली तो हो, कुछ नहीं करो, तब गुरुजी महाराज फिर अपने हिसाब से आपको ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें, ऐसे शब्द गुरुजी बोल देते थे जो कि संगत के लिए एक हुक्म बन जाते थे। जैसे कि मंगो नहीं मन्नो, पहला जो मुझे एक संदेश मिला, एक हुक्म मिला, वो यही था, मंगो नहीं मन्नो। और मुझे बहुत अच्छा लगा वो, मंगो नहीं मन्नो, क्योंकि अगर मांगेंगे तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, आज ये कल वो, और हमें पता भी नहीं है हमारे लिए अच्छा क्या है, वो तो गुरुजी महाराज को पता है। मान लेंगे तो कभी मांगना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज देन गुरुजी महाराज अपने आप से डिसाइड करते हैं आपको कब क्या चाहिए। दूसरा था सरेंडर। सरेंडर वर्ड, इसमें इतनी गहराई है कि हम कभी पूरा सरेंडर कर ही नहीं सकते, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से अगर थोड़ा भी कर पाए तो गुरुजी उतने में ही हमको इतना ब्लेस कर देते हैं, इतना तार देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हम सिर्फ और सिर्फ उनके भरोसे हैं। एक तकिया भरोसे तेरे चढ़ना था, सिर्फ उनके भरोसे होके रहना, कर्म करना है अपना। ऐसा भी नहीं है कि कर्म नहीं करना, गुरुजी तो बिल्कुल ही कर्म योगी। सारे तो गुरुजी के पास जो आते थे सब एकदम, कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो तो मतलब एकदम वो क्राउड ही ऐसी थी जो सारे बिल्कुल कर्म योगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर तबका आता था जो कि, जैसा कि हम हमारे सोसाइटी में बोला जाता है कि अब भाई भजन कीर्तन करने का टाइम आ गया, ऐसा नहीं है। सब यंग एंड रेस्टलेस, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, ऐसी ऐसी संगत आती थी, और सारे ही कर्म योगी। क्योंकि आर्मी प्रोफेशनल्स हों या फिर मेडिकल प्रोफेशनल्स हों या जो भी हैं, स्टूडेंट्स हो, हर कोई समाज में अपना एक योगदान दे रहा है, और गुरुजी उसी को ब्लेस करते हैं, ऐसे बैठने को नहीं कि बस कुछ भी नहीं करना है। तो गुरुजी अपने आप करवा भी लेते हैं और ब्लेस भी वही करते हैं। गुरुजी इज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर टू। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन गुरुजी जो टास्क देते हैं फिर वो ही मेक श्योर कि वो आप पूरा भी करो, तो इसलिए गुरुजी खुद से पूरा भी करवा देते हैं। सो या आई थिंक मुझे अब अपनी वाणी को विराम देना चाहिए और गुरुजी महाराज से और आप सबसे आज्ञा लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, फिर से एक बार उसी समय में वापस ले जाकर वही सारे सुनहरे पल फिर से एक बार जी लेने का मौका देने के लिए। सच में इससे बढ़ के आनंद कुछ नहीं है। सो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू साथ संगत जी सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूंगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, और उम्मीद करूंगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।